हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बड़ी ही बेरहमी से पहले हत्या की और फिर उसकी लाश के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और फिर उन टुकड़ों को एक एक करके दो दो करके बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। ऐसी ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि 2010 में इससे भी भयानक और दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। फ़र्क बस इतना था कि आज लाश के 35 टुकड़े किए गए थे, लेकिन तब 72 टुकड़े किए गए थे। दुनिया इस घटना को अनुपमा गुलाटी डीप फ्रीजर हत्याकांड के नाम से जानती है। तो आखिरकार 2010 में किसने किसको और क्यों 72 टुकड़े कर दिए थे, इस पूरे राज से कब और कैसे पर्दा उठा, चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। इस कहानी की दरिंदगी की वजह और पूरी कहानी आपको हिलाकर रख देगी। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली में आफताब श्रद्धा केस और 2010 के घटित इस अनुपमा गुलाटी डीप फ्रीजर केस के आपसी कनेक्शन के बारे में जो खुलासा किया है, उसे सुनकर आप और भी ज़्यादा शौक हो जाएंगे। तो आखिर इन दोनों केस में क्या कनेक्शन है, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी। राजेश गुलाटी का जन्म देहरादून में हुआ था। राजेश की शुरुआत की पढ़ाई देहरादून में हुई थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए राजेश गुलाटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजेश ने कंप्यूटर साइंस में MSc की डिग्री हासिल की थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही राजेश गुलाटी की मुलाकात अनुपमा से होती है। अनुपमा दिल्ली की ही रहने वाली थी। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। शुरुआती कुछ साल तक तो ये दोनों अपने परिवार की नज़रों से बचकर मिलते रहते हैं। बाद में राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और फिर 1999 में इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद राजेश अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर लेता है। इसके बाद वह अमेरिका चला जाता है और अनुपमा भी राजेश के साथ ही अमेरिका में चली जाती है। दोनों बहुत खुश थे। दोनों अपनी मर्जी से हंसी खुशी से ज़िंदगी बिता रहे थे। राजेश को लाखों रुपए की सैलरी मिल रही थी। राजेश ने अमेरिका में अपना एक घर भी खरीद लिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इनकी ज़िंदगी में ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं। दरअसल अमेरिका आने के बाद राजेश तो रोज़ाना जॉब पर चला जाता था, लेकिन अनुपमा अकेले घर में रहती थी और अकेले वो बोर होने लगती थी। इस कारण एक दिन अनुपमा राजेश से कहती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन राजेश ने कहा कि वीज़ा की शर्तों के अनुसार तुम यहाँ नौकरी नहीं कर सकती हो। इस दौरान इन लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आते हैं और फिर साल 2006 में अनुपमा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। घर में एक साथ एक बेटी और एक बेटे ने जन्म लिया था। राजेश और अनुपमा दोनों बहुत खुश थे और अगले कुछ महीनों तक इन दोनों की ज़िंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। लेकिन फिर 2007 और 2008 के आसपास अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हो जाती है और बड़े पैमाने पर लोगों की जॉब जाने लगती है। मंदी के इस दौर में राजेश की भी नौकरी चली जाती है। नौकरी जाने के बाद सेविंग से ये लोग कुछ महीने वहाँ गुजार लेते हैं, लेकिन फिर इनकी हालत ख़राब होने लगती है और आखिर में इन्हें अमेरिका का अपना वो घर बेचना पड़ता है। ये फिर परिवार के साथ भारत आ जाते हैं। राजेश कुछ महीने तक देहरादून में अपने माता पिता के साथ रहता है, लेकिन उसके बाद वो देहरादून में ही गोविंदगढ़ नाम की जगह पर एक किराए पर फ्लैट ले लेता है और अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ रहना शुरू कर देता है। साथ ही राजेश नौकरी की तलाश में भी लग जाता है। काफ़ी कोशिशों के बाद राजेश को कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी मिल जाती है। पत्नी को देहरादून में छोड़कर राजेश कोलकाता में आकर जॉब करने लगता है।
राजेश अब बहुत कम कोलकाता से देहरादून आता था। अनुपमा देहरादून में ही बच्चों के साथ रहा करती थी। दोनों को एक साथ रहने का मौका अब बहुत कम मिलने लगा था। उसके बावजूद एक बार फिर से इनके रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इन दोनों की लड़ाई फैमिली कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट फैसला सुनाती है कि राजेश हर महीने खर्च के लिए अनुपमा को 20,000 रुपये देगा। दोनों इस फैसले पर सहमत हो जाते हैं और अब छोटे मोटे झगड़ों के बीच इन दोनों की ज़िंदगी आराम से चल रही थी। और साल आ जाता है 2010। वैसे तो अनुपमा ज़्यादातर अकेली ही रहती थी, क्योंकि राजेश जॉब के सिलसिले में कोलकाता में रहता था। लेकिन फ़ोन और ईमेल के जरिए अनुपमा और राजेश की बातें लगातार होती रहती थी। इसके अलावा अनुपमा अपने माता पिता से भी बात कर लिया करती थी। यह 2010 के अक्टूबर और नवंबर की बात है। राजेश कुछ समय से घर पर ही रह रहा था, यानी देहरादून में रह रहा था अपनी पत्नी के साथ। इस कारण अनुपमा की बातचीत अपने माता पिता से कम होने लगी थी। अक्टूबर नवंबर महीने में तो ऐसा होता है कि अनुपमा अब फ़ोन पर अपने माता पिता से, यहाँ तक कि सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करना बिल्कुल छोड़ देती है। हालांकि अनुपमा ईमेल के जरिए ज़रूर अपने भाई और कुछ करीबियों से, रिश्तेदारों से बात कर लिया करती थी, जिसके जरिए अनुपमा के हालचाल का पता उसके घर वालों को लगता रहता था। अब अनुपमा का पर्सनल मोबाइल फ़ोन भी 15 अक्टूबर के बाद स्विच ऑफ आता है। दूसरी तरफ जब अनुपमा के माता पिता या भाई राजेश के मोबाइल पर फ़ोन करके अनुपमा से बात करने को कहते हैं, तो अक्सर यही जवाब मिलता था कि अनुपमा अभी कहीं बाहर गई हुई है या फिर बहुत बिजी है, समय मिलने पर वो आपसे बात कर लेगी। भले ही अनुपमा फ़ोन पर बात नहीं करती थी, लेकिन ईमेल के जरिए उन लोगों से, खासकर अपने भाई से ज़रूर बात कर लिया करती थी। अब दिसंबर का महीना आ चुका था। इन 2 महीनों में अनुपमा से किसी ने भी फ़ोन पर बात नहीं की थी। हालांकि इस दौरान ईमेल के जरिए ज़रूर अनुपमा कुछ लोगों के कांटेक्ट में बनी हुई थी। ईमेल के जरिए अनुपमा अपने जानने वालों को मोबाइल के स्विच ऑफ रहने की भी बात बताती है। और इसी बीच जब अनुपमा से 2 महीने तक बात नहीं हो पाती है, तो अनुपमा के माता पिता अनुपमा के भाई सुजन कुमार प्रधान को देहरादून भेजते हैं, ताकि वह अनुपमा से मिल सके और उसकी खैरियत का पता चल सके। 12 दिसंबर 2010 को जैसे ही सुजन कुमार प्रधान देहरादून में राजेश के घर पहुंचता है, तो राजेश अपने साले को देखते ही आग बबूला हो जाता है और नाराज़ हो जाता है और तुरंत उसे अपने घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और कहता है कि अनुपमा कहीं बाहर गई हुई है, अभी तुम अनुपमा से मिल नहीं सकते। दूसरी तरफ सुजन ज़बरदस्ती घर के अंदर जाने का प्रयास करता है। इस बात को लेकर जीजा और साले में काफ़ी गर्मा गर्मी होती है और तनाव होता है। इसके बावजूद राजेश सुजन कुमार प्रधान को अपने घर के अंदर नहीं घुसने देता है। इसके अलावा जब सुजन कुमार प्रधान अपनी बहन के बारे में राजेश से पूछता है, तो उसे कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता है। उसके बाद अनुपमा का भाई पास के पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वहां जाकर अपनी बहन यानी राजेश की पत्नी अनुपमा गुलाटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। सुजन कुमार प्रधान पुलिस वालों को ये भी बताता है कि मैं घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो राजेश ने मुझे घर के अंदर जाने नहीं दिया। पूरे मामले की गंभीरता को समझने के बाद पुलिस की टीम तुरंत राजेश के घर पर धावा बोलते हुए राजेश से अनुपमा के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। राजेश पुलिस के सवालों का सीधा जवाब नहीं देता है और वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगता है। राजेश की चालाकी को पुलिस वाले भांप जाते हैं और अब राजेश के पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। तलाशी लेने के दौरान पुलिस वालों की नज़र घर के अंदर एक बंद कमरे पर पड़ती है। कमरा खोला जाता है। यहाँ पुलिस की नज़र एक बड़े से फ्रिज पर पड़ती है। ऐसा फ्रिज अक्सर बड़ी बड़ी दुकानों और होटलों में ही देखने को मिलता है, मगर ये फ्रिज राजेश ने अपने घर के अंदर रखा हुआ था। यह बात पुलिस वालों को थोड़ी खटकती है। फ्रिज खोलकर तलाशी ली जाती है।
फ्रिज खोलते ही लोगों की आंखों के सामने जो नज़ारा होता है उसे देखकर हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है। फ्रिज के अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स थे और उनके अंदर मांस के टुकड़े भरे हुए थे। गौर से देखने पर पता चलता है कि किसी इंसान के शरीर को काटकर उन प्लास्टिक के थैलियों में भरा गया था। तलाशी के दौरान फ्रिज में अंदर की तरफ एक इंसानी खोपड़ी भी मिलती है। उस कटे हुए सर को देखकर सुजन कुमार प्रधान तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मेरी बहन अनुपमा गुलाटी का चेहरा है। इस नज़ारे को देखने के बाद पुलिस तुरंत राजेश गुलाटी को गिरफ्तार कर लेती है और तुरंत ही कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे स्थानीय अदालत में पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जाता है। पुलिस को राजेश की 5 दिन की रिमांड मिल जाती है। अब जो पूछताछ में आगे खुलासा होता है उस पर एक पल के लिए किसी को भी यकीन नहीं होता। राजेश के बयान के मुताबिक शादी के बाद जब राजेश और अनुपमा अमेरिका चले जाते हैं तो कुछ ही महीनों बाद वहां अनुपमा की दोस्ती राजेश के एक करीबी दोस्त से हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी होने लगती है। लेकिन राजेश को ये बात बहुत बुरी लगती है। राजेश को ये बात पसंद नहीं आती है और इस कारण अनुपमा और राजेश में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। राजेश आगे बताता है कि लाख विरोध करने के बावजूद इनकी ये दोस्ती कम नहीं होती है और इसी के बाद परिवार में 2 बच्चों का जन्म होता है। उसके बाद कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन एक बार फिर से अनुपमा दोस्त के साथ ज़्यादातर बातें करती रहती थी और पूरे दिन उसी के साथ बात करते हुए बिजी रहा करती थी। इससे और झगड़ा बढ़ने लगा था। इसी सब उथल पुथल के बीच मंदी के दौरान नौकरी जाने के बाद राजेश भारत आ जाता है। राजेश के मुताबिक भारत आने के बावजूद अनुपमा चोरी छुपे दोस्त के साथ बातचीत जारी रखती है। इस कारण अक्सर इन दोनों में झगड़ा होता ही रहता था। इधर भारत वापस आने के बाद जब राजेश कोलकाता में नौकरी करने जाता है तो वहां 2009 के आसपास राजेश की मुलाकात कोलकाता की ही रहने वाली एक महिला से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि उस महिला का पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसके साथ मारपीट करता है। महिला की कहानी जानने के बाद राजेश उस महिला के प्रति बहुत ज़्यादा हमदर्दी जताने लगता है और धीरे धीरे उस महिला से राजेश की दोस्ती भी हो जाती है। राजेश उस महिला से प्यार भी करने लगता है और चोरी छिपे कोलकाता के एक मंदिर में उस महिला से शादी कर लेता है। इस तरह राजेश की अब 2 पत्नियां हो गई थी। राजेश की दूसरी शादी की खबर किसी न किसी तरह से अनुपमा को लग जाती है। इस बात को लेकर अनुपमा और राजेश की लड़ाई होती है, लेकिन राजेश हमेशा कहता है कि मेरी दूसरी शादी की बात बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। तो ना चाहते हुए भी अनुपमा अपने पति की इस बात पर यकीन कर लेती है। हालांकि इसके बावजूद इन दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होते हैं। उधर कुछ महीने पहले कोर्ट ने जो 20,000 रुपये हर महीने अनुपमा को देने का फैसला सुनाया था, अब राजेश उस फैसले को भी गंभीरता से लेना छोड़ देता है और इस कारण पैसों की वजह से भी अनुपमा और राजेश की लड़ाइयाँ होने लगती हैं। हर दिन की तरह 17 अक्टूबर 2010 को भी पैसों को लेकर अनुपमा और राजेश में काफ़ी कहासुनी होती है, लड़ाई होती है और अचानक वो अपनी पत्नी को जोर से धक्का दे देता है। वो गिर जाती है। गिरते ही बेड के कोने से अनुपमा का सर टकरा जाता है और सर से खून बहने लगता है। खून देखने के बावजूद राजेश का गुस्सा शांत नहीं होता है, बल्कि वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर तकिए को अनुपमा के मुंह पर डालकर उसके मुंह को जोर से दबा देता है और कुछ ही देर में दम घुटने की वजह से अनुपमा की मौत हो जाती है। राजेश के बयान के मुताबिक अनुपमा के मरने के बाद वो लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग जाता है। उस समय दोनों बच्चे कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए राजेश सोचता है कि अगर बच्चे घर वापस आ गए तो राज खुल सकता है।
इसलिए राजेश अनुपमा को घर के दूसरे बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है। और जब बच्चे वापस घर आकर माँ के बारे में पूछते हैं तो राजेश कहता है कि माँ को अचानक नाना नानी के पास दिल्ली जाना पड़ा है। अगले दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं और राजेश बाजार से एक बड़ा सा फ्रिज, एक इलेक्ट्रिक आरी, स्टोन कटर मशीन और छोटे छोटे काले रंग के प्लास्टिक बैग यानी पॉलीथीन बैग खरीद लेता है। उन सभी चीज़ों को राजेश दूसरे कमरे में छुपा देता है। जब अगले दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो राजेश घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके इलेक्ट्रिक आरी से अपनी पत्नी के शव के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक राजेश अपनी पत्नी के शव को कुल 72 टुकड़ों में काट देता है और फिर उन टुकड़ों को काले पॉलीथीन बैग में डाल देता है और फिर उन सभी पॉलीथीन बैग को बड़े से फ्रिज में रख देता है ताकि लाश की बदबू बाहर ना फैल सके। इतना सब करने के बाद अगले दिन बड़े ही आराम से राजेश अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मिलता है। बच्चों को यकीन दिला देता है कि उसकी माँ नाना नानी के पास दिल्ली गई हुई है। इसके अलावा जो अनुपमा के जानने वाले राजेश को फ़ोन करते थे तो उन्हें राजेश कह दिया करता था कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। कुल मिलाकर जब भी कोई राजेश से अनुपमा के बारे में पूछता था तो राजेश अपनी बातों में लोगों को उलझाकर गुमराह कर दिया करता था। पुलिस ने जब राजेश से पूछा कि जब अनुपमा 17 अक्टूबर 2010 को ही मर गई थी तो उसके बाद भी अनुपमा का सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल चालू कैसे था, तो इस पर राजेश ने बताया कि दरअसल मैंने चुपके से अनुपमा के सभी अकाउंट की जानकारी निकाल ली थी और वह मैं ही था जो अनुपमा के मरने के बाद उसके ईमेल से उसके दोस्तों, भाइयों और दूसरे लोगों से बात किया करता था ताकि उन लोगों को जरा सा भी शक ना हो कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए लगभग 2 महीने तक राजेश दुनिया की नज़रों से बचा रहा। इधर लाश को 72 टुकड़ों में काटने के बाद राजेश जब भी बाहर जाता था तो चुपके से फ्रिज से 1 या 2 थैली निकाल लेता था और उसे देहरादून में ही मसूरी रोड के पास वाले नाले और जंगलों में फेंक दिया करता था। पुलिस राजेश को लेकर उस जगह पर जाती है जहां उसने अनुपमा के शव के टुकड़ों को फेंका था। पुलिस को आसपास के नालों और जंगलों से वो काले पॉलीथीन के बैग्स मिल जाते हैं जिसमें राजेश ने अनुपमा के शरीर के अंगों को रखकर फेंका हुआ था। इस पूरे खुलासे के बाद राजेश गुलाटी को जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ उनके जुड़वा बच्चों को अनुपमा के भाई यानी बच्चों के मामा और नाना नानी के पास भेज दिया जाता है। कोर्ट द्वारा बच्चों की कस्टडी 7 मार्च 2011 को आधिकारिक रूप से सुजन कुमार प्रधान को दी जाती है। राजेश के केस की सुनवाई कोर्ट में होती रहती है। पुलिस दिन रात मेहनत करके राजेश गुलाटी के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करती है और कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि राजेश गुलाटी ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को 72 टुकड़ों में काट दिया था। लंबी सुनवाई के बाद इस हत्याकांड के 7 साल बाद 1 सितंबर 2017 को राजेश गुलाटी को अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की बड़ी बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में धारा 302 और सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत आजीवन कारावास और 15 लाख रुपए आर्थिक दंड की सज़ा सुनाई जाती है। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि जो 15 लाख रुपए राजेश गुलाटी की ओर से जमानत के तौर पर दिया जाएगा उसमें से 70,000 रुपये राजकीय कोष में जमा किए जाएंगे, जबकि बाकी पैसे दोनों बच्चों के नाम पर जमा होंगे। उन पैसों पर बच्चों के बालिग होने के बाद ही उनका अधिकार होगा। 2018 में राजेश गुलाटी निचली अदालत द्वारा सुनाए गए आजीवन कारावास और 15 लाख के आर्थिक दंड के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करता है, मगर उस अपील पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। इस कारण पिछले कई वर्षों से गुलाटी जेल में है। हालांकि 2022 के जुलाई महीने में मेडिकल ग्राउंड पर राजेश गुलाटी को देहरादून हाई कोर्ट से
45 दिनों की ज़मानत दी गई थी। इसके बाद उसकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद डॉक्टर की सलाह पर उसे पहले 10 दिन की ज़मानत दी गई। इसके बाद फिर से मेडिकल ग्राउंड पर ही 22 सितंबर 2022 को उसकी शॉर्ट टर्म बिल को 21 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हाल ही में आफ्ताब श्रद्धा वाले केस और 2010 वाले अनुपमा गुलाटी मर्डर केस से जुड़ा एक कनेक्शन भी पुलिस की नज़र में आया है। दरअसल 16 नवंबर 2022 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि आफ्ताब की गूगल सर्च हिस्ट्री के मुताबिक श्रद्धा की हत्या करने से पहले आफ्ताब ने कई बार इसी अनुपमा मर्डर केस के बारे में पढ़ा था। यहीं से उस हत्या के बाद शव को काटकर फ्रिज में रखने और एक एक करके लाश के टुकड़ों को बाहर फेंकने का आइडिया आया था। चलिए वापस राजेश और अनुपमा वाले केस पर चलते हैं। पुलिस जांच पड़ताल के दौरान आगे एक और खुलासा हुआ जो काफ़ी चौंकाने वाला था। अनुपमा को मारने के बाद पुलिस को राजेश ने बताया कि कोलकाता में रहने के दौरान सच में उसे एक शादीशुदा महिला से प्यार हुआ था, जिससे उसने 2009 में मंदिर में शादी कर ली थी। उस पत्नी से उसकी एक बेटी भी है। यही वजह थी कि राजेश अक्सर अपनी पत्नी अनुपमा से लड़ाई किया करता था और उसे पैसे देना भी बंद कर दिया था। इसी पैसे की वजह से होने वाले झगड़े का निदान करते हुए फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राजेश हर महीने 20,000 रुपये खर्च के लिए अनुपमा को देगा। लेकिन कुछ महीने तक पैसे देने के बाद राजेश ने पैसे देना छोड़ दिया था। इस बात को लेकर 17 अक्टूबर 2007 की शाम राजेश और अनुपमा में तीखी बहस होती है, झगड़ा होता है और इसी तीखी बहस की कीमत अनुपमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कोर्ट की सुनवाई के दौरान राजेश ने यह भी कहा कि मुझे पत्नी को मारने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार अनुपमा से मेरा पीछा छूट गया। राजेश के मुताबिक अनुपमा अब भी उसके दोस्त से बातें किया करती थी और जिसकी वजह से घर में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। राजेश ने यह भी कहा था कि मैंने जो भी कुछ किया अपने बच्चों की सुरक्षित भविष्य के लिए किया था। राजेश जो मर्जी कहे, सच तो ये है कि उसने इस तरह 2 बच्चों के सर से उसकी मां का साया उठाकर वो गम दिया है जिससे वो अपनी पूरी ज़िंदगी में आखिरी सांस तक कभी भी उबर नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।